Good morning, ma'am. Good afternoon, beta. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा। कल आप लोगों ने मुझे संवाद लेखन सेंड किया था, ज़्यादातर बच्चों ने मुझे किया है उसका पीडीएफ सेंड। तो सबसे पहली बात आप लोगों ने लिखा, ये सबसे अच्छी बात है। जिन बच्चों ने सेंड किया है, कैसा सेंड किया है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों ने लिखा, उसको समझ के लिखने के बाद उसको आप लोगों ने पीडीएफ बना के सेंड किया। और जिन बच्चों ने नहीं किया मत करो बेटा, वैसे ही आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। लेकिन जिन बच्चों ने साइन किया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। संवाद लेखन सबको समझ में आ गया है, कैसे लिखा जाता है? किसी को कुछ पूछना है? कोई भी बच्चा कुछ पूछना चाहता है? क्योंकि आज से हम लोग अपना रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिवीजन, कि आप लोगों के जो जो चैप्टर आने वाले हैं, और क्योंकि आप सब जानते हैं कि अब आपका सब्जेक्टिव है, तो हम लोग सारे जितने आपके चैप्टर्स थे उनको एक बार रिवाइज करेंगे, जिससे जिन बच्चों ने वो क्लास अटेंड नहीं किया था वो लोग के पास मौका है कि एक बार फिर से आप लोग उस पार्ट को समझ लें। ठीक है, तो आज हमारा आज रिवीजन क्लास है वो है सांवले सपनों की याद। पार्ट है, चैप्टर है आपका सांवले सपनों की याद। कोई बताएगा इसमें है क्या? ये पार्ट किसके ऊपर था? कुछ बताना चाहेगा कोई? किसी को याद है? सालिम अली के वो एक बर्ड वॉचर थे। ओके, वेरी गुड। और कोई कुछ बताना चाहेगा? मैम जाबिर हुसैन ने लिखा है। इसको जाबिर हुसैन जी ने लिखा है, वेरी गुड। मतलब कुछ तो याद है, क्योंकि मैंने अचानक पूछ लिया। मुझे लगता है कई बच्चों की तो बुक भी नहीं खुली होगी। आपने इतना बताया, वेरी गुड, कि कुछ कुछ याद है। तो आज हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। तो मैं आप लोगों को वन बाय वन उसके पॉइंट्स के अनुसार आप लोग को बताऊंगी कि इस पार्ट में क्या है। और एक मौका और है जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं किया था इस पार्ट को समझने का, क्योंकि इसके बाद हम लोग के पास टाइम नहीं हुआ कि मैं फिर से आपको रिवीजन कराती जाऊं। तो अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें लेखक का परिचय। लेखक का परिचय है, ये जो पार्ट है वो लिखा है जाबिर हुसैन जी ने। लेखक है हमारे जाबिर हुसैन। लेखक का परिचय क्या है मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ, ध्यान से सुनिए सब लोग। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। तो इसको ध्यान रखेंगे कि कब हुआ था और क्या कहाँ पे हुआ था, इसको आप सबको ध्यान रखना अति आवश्यक है, ठीक है। नालंदा बिहार में हुआ था। अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक बने। आरंभ में ही इन्हें राजनीति में विशेष रुचि थी, अतः सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने। नीतिज्ञ होने के साथ साथ ये एक श्रेष्ठ लेखक भी थे, ठीक है। बिहार विधान परिषद के सभापति बने, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सभापति बने और उसके बाद ये एक श्रेष्ठ लेखक भी थे। मतलब जितना इनको राजनीति में इंटरेस्ट था उतने ही ये अपने लेखन में भी निपुण थे, ठीक है। अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू तीनों भाषा पर इनका समान अधिकार है। इनके लेखों में राजनीतिक अनुभव स्पष्ट नजर आता है। इनकी भाषा में संस्कृत के अतिरिक्त उर्दू तथा तद्भव शब्दों का पर्याप्त प्रयोग नजर आता है। संघर्षशील, साधारण आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई इनकी डायरियां बहुत चर्चित एवं प्रशंसित है।
प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीनता के कारण इन्होंने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है। मतलब डायरी विधा, डायरी लिखना, शायद आप में से कुछ बच्चे अपनी डायरी मेंटेन करते होंगे, लेकिन ये कुछ लोगों की आदत होती है कि अपनी पूरी दिनचर्या, उन्हें क्या अनुभव हुआ, कैसा लगा, क्या उन्होंने देखा, वो सब कुछ अपनी डायरी में मेंटेन करते हैं। ठीक है, जो इनकी रचनाएं हैं वो है जो आगे है, डोला बीबी की मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी आदि उल्लेखनीय है। अब आपके सामने आता है पाठ का परिचय। क्या पाठ में क्या है, क्या बताने की कोशिश की गई है, तो वो आता है। सबसे पहले सुनिए आप लोग। सांवले सपनों की याद पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व पर आधारित एक व्यक्ति चित्र है जो संस्मरण के रूप में लिखा गया है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसकी लेखन शैली क्या है, तो ये एक संस्मरण के रूप में लिखा गया है। ठीक है, सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद ही यह संस्मरण लिखा गया। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। उनकी भाषा की रवानगी और अभिव्यक्ति शैली मन को छू लेती है। अब इसके बाद होता है पाठ। क्या इस पाठ में क्या क्या बताया गया है, अब मैं आपको पॉइंट से पॉइंट के अनुसार बताऊंगी। पहला पॉइंट है अंतहीन यात्रा। पहला पॉइंट है अंतहीन यात्रा। सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए चल पड़े। वे एक ऐसे वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। इसका महत्व क्या है? सांवले सपनों का महत्व। लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, पर यह उनकी भूल है। सालिम अली अपने जीवन में ही मिथक बन गए थे। यह तो पता नहीं कि कृष्ण ने वृंदावन में कब रासलीला रची, पर वहां की नदी का सांवला पानी पूरे घटनाक्रम की याद दिलाता है कि कोई आएगा, बांसुरी की धुन का जादू पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी भी श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। आज भी कहा जाता है कि वृंदावन में श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने को मिल जाती है। सालिम अली, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है सालिम अली का पक्षी प्रेम व व्यक्तित्व। उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो कैसे पक्षी प्रेमी थे, वो यहाँ पे आता है। कमजोर काया वाले सालिम अली के 100 वर्षों के कुछ दिन ही बाकी थे, मतलब 100 वर्ष के वो पूरे होने वाले थे कि उन्हें लंबी यात्राओं की थकान और कैंसर ने अपने आगोश में ले लिया। अपने अंतिम सांस तक वे पक्षियों की तलाश और उनकी सुरक्षा में लगे रहे। वे पक्षियों की आवाज में मधुर संगीत सुन रोमांच का अनुभव करते थे। दूर तक फैली धरती और झुके आकाश में उनकी नजरों को एक जादू दिखाई देता था। उन्होंने अपनी यह दुनिया अपने परिश्रम से बनाए थे, जिसमें उनकी पत्नी, ये ध्यान रखेंगे उनकी पत्नी का क्या नाम था, जिसमें उनकी पत्नी तहमीना उनका महत्वपूर्ण योगदान देती थी। ठीक है, अब उसके बाद पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है भूतपूर्व प्रधानमंत्री से भेंट। पॉइंट है भूतपूर्व प्रधानमंत्री से भेंट। जब वे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले, तब वे केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह ग्रामीण वातावरण में ही जन्मे थे। उनका पक्षी प्रेम देख वे भावुक हो गए। आज दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। लेखक को लगता है कि कलरव करते पक्षियों की चिंता अब कौन करेगा, जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हैं वो ही नहीं चौधरी चरण सिंह जी, और यहाँ पे सालिम अली जी की बात हो रही है जो दोनों पक्षियों से प्रेम करते थे, तो अब वो ही नहीं रहे, तो अब पक्षियों की चिंता कौन करेगा। लॉरेंस का, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है लॉरेंस का संस्मरण। लॉरेंस क्या थे? फॉल ऑफ अ
स्पैरो सालिम अली की आत्मकथा का नाम है। फॉल ऑफ अ स्पैरो सालिम अली की आत्मकथा का नाम है। एक बार लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा से पूछा गया, आप अपने पति के बारे में कुछ बताएं। तो फ्रीडा का कहना था कि लॉरेंस इतना उदार, सरल एवं प्रकृति प्रेमी इंसान था कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया भी उसके बारे में बहुत अधिक जानती है, क्योंकि उनका जो दिन था वो किसके साथ बीतता था, ज़्यादातर वक्त पक्षियों के साथ बीतता था। तो बताती है कि मुझसे ज़्यादा कौन जानता है, कौन बताएगा, जो मेरे छत पर रोज़ गौरैया आती है वो भी बता सकती है कि वो कैसे थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे पक्षी प्रेम की प्रेरणा। पक्षी प्रेम की प्रेरणा। बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों से एक गौरैया घायल हो गई थी। उस दिन से वे न केवल पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे, अपितु प्रकृति के रहस्य को जानने के क्षेत्र में वे एक से एक बुलंदियों को छूने लगे और स्वयं प्रकृति के प्रतिरूप के रूप में पहचाने जाने लगे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू के बजाय समुद्र बनकर उभरे, इसलिए वे गले में दूरबीन लटकाए यहाँ वहाँ खोजपूर्ण तथ्यों को खोजते निरंतर भ्रमण करते रहते। अब अगर प्रश्न आता है कि उनका जीवन कैसे बदला, वो पक्षी प्रेमी कैसे बने, तो उसका उत्तर आपके सामने यहाँ आ चुका है कि बचपन में क्या हुआ था। उनके पास एक एयरगन थी। सालिम अली जी को एक एयरगन मिली थी गिफ्ट में, तो वो क्या कर रहे थे, वो उसको चला रहे थे और उससे उनसे एक पक्षी घायल हो गया था, एक गौरैया घायल हो गई थी। और वो जो घटना चक्र था उसका उनके दिमाग पे, के बच्चे थे वो छोटे थे, उनके दिमाग पे ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने तब से अपना जो जीवन था पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया, उसको पक्षियों के लिए दे दिया। वो नहीं चाहते थे कि जो गलती मुझसे हुई ऐसी गलती और लोग करें और पक्षियों को ये सब कुछ झेलना पड़े। इसलिए बोला गया है कि सालिम अली जी प्रकृति की दुनिया में एक टापू के बजाय समुद्र बनकर उभरे। मतलब टापू तो छोटा सा होता है, आप सबको पता है टापू क्या होता है, अथाह नहीं होता, समुद्र अथाह होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती समुद्र की। तो वो एक टापू नहीं थे कि वो सीमित हो, एक जगह पे सीमित हो, वो समुद्र थे जो अथाह थे। जहाँ तक देखो, जहाँ तक आपकी नजर जाए वहां पर नीला ही नीला। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है सालिम अली मतलब अपना उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया था पक्षियों के लिए। फिर है जटिल व्यक्तियों के लिए एक पहेली। यहाँ पर अगला पॉइंट है जटिल व्यक्तियों के लिए पहेली। जटिल जीवधारियों के लिए सालिम अली सदा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर गिली नीले कंठ की गौरैया ने उनकी जीवन को बदलकर रख दिया। वे नई नई खोजें करते रहे और अनवरत आगे बढ़ते रहे, मतलब बिना रुके। अनवरत का मतलब होता है बिना रुके, ठीक है, आगे बढ़ते रहे। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वे प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव के परिचित हैं, उन्हें लगता है कि वे आज भी पक्षियों का सुराग जानने लगे हैं और अभी गले में दूरबीन डाले खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। वेट अ मिनट बेटा, वेट अ मिनट। Are you taking Hindi in my class? No. Can be. No. I think Gladys ma'am. Gladys? Okay. Yes ma'am. ठीक है, तो वो है दूरबीन डाले। तो यहाँ पर जो लेखक है जाबिर हुसैन जी, वो बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आज भी वो पक्षियों के बीच में जिंदा है। सालिम अली जी आज भी पक्षियों के बीच में जिंदा है और वो किसी भ्रमण पे निकले हुए हैं। और जैसे ही इस समय समाप्त होगा, कभी ना कभी वो फिर से अपने गले में दूरबीन लटकाए हुए, जिससे वो पक्षियों को देखा करते थे, वो वापस लौट आएंगे। सबको पाठ समझ में आया? Yes. जब मैं इसके प्रश्न उत्तर आपसे पूछूंगी तो आशा करती हूँ कि मुझे उत्तर भी मिलेंगे प्रश्नों के, क्योंकि ये पार्ट आपके फाइनल्स में आने वाला है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ये चैप्टर जो है ये फाइनल्स में आएगा, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने इस पार्ट को नहीं पढ़ा है, आज मैंने पॉइंट्स में उसको आपको समझा दिया है
छोटे तौर पे। तो मैं चाहती हूँ कि अब सब बच्चे एक एक बार जितने चैप्टर्स हैं उनको पढ़ते चले जाएं। वो टाइम निकल गया कि बस टिक मार्क लगाया, लिखा, एक एक शब्द आपका हो गया। एमसीक्यूज वाला पेपर नहीं है, अब पेपर है आपका सब्जेक्टिव, और उसके अकॉर्डिंग आपको करनी है मेहनत सबको। और मुझे पता है कि बच्चे मेरे क्लास के अच्छे हैं, लेकिन मेहनत करोगे तो बेटा अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और अब क्लास 10th में आने वाले हो तो अब पढ़ना शुरू कर दो अभी से, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न में हम लोग इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको देखेंगे, उनको करेंगे। तो किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी तरीके की परेशानी इस पार्ट को लेकर? कोई कुछ पूछना चाहता है? गौरी कुछ पूछना चाहते हो बेटा? ओके, तो ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब हम नेक्स्ट टर्न में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि जो मैं प्रश्न पूछूं उसका उत्तर मुझे आपसे मिले। शांत नहीं रहेंगे कि दूसरा उत्तर दे देगा, तीसरा उत्तर दे देगा। सबसे मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछूंगी, और जो भी आपको उत्तर समझ में आता है आप दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने के लिए मैं हूँ, समझाने के लिए मैं हूँ। और मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ समझाऊंगी, बोलना सीखो, डरो नहीं। डरोगे तो आपको उत्तर खुद ब खुद समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आ रहा है पूछो। ओके क्लास? ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू। बाय बच्चे। Thank you, ma'am.